ठीक है, और इनको पढ़ाएंगे इंग्लिश। लेकिन मैकॉले ने एक बात बोली, शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे ब्राह्मणों को या उच्चवर्णीयों को, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि बाद में ये जब पढ़ लिख के आए तो ये अपने शूद्रों को पढ़ाएंगे। ज्योतिबा फुले ने इसका बहुत बड़ा तगड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा मैकॉले को कुछ नहीं मालूम है, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इनको शिक्षा देनी पड़ेगी, भाषा समिति के सामने उनको बोलने का मौका मिला। उसके पहले उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, आपको मालूम है, हॉस्पिटल खोले, वो आपको मालूम है, क्यों चाहो महाराज ने आगे बढ़ाया। तो ये सब जो माहौल बनता आया, शिक्षा के प्रति आपका रुझान हुआ। आज कोई आदमी रिक्शा चलाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, लेकिन वो बच्चे को भेज बोलता है कि कॉन्वेंट में जाना है, और उनको मालूम है कि इसके कारण इनकी प्रगति हो रही है, ये उनको चुभता है, उनको आपकी प्रगति नहीं चाहिए। और इसलिए बोलते हैं कि आप जो है वो स्कूल आपकी मातृभाषा में शिक्षा होगी। आपको बताऊं, 4 साल पहले 2018 में आंध्रा गवर्नमेंट ये बोला कि तेलुगु में शिक्षण हम बंद करेंगे। शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के गरीब लोगों के लिए हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था करेंगे। जब लोगों ने बोला उनको क्या पढ़ा रहे हो, बोले कि तमिल लैंग्वेज का क्या होगा, लोगों ने सवाल किया। उन्होंने कहा तमिल लैंग्वेज में शिक्षा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ शूद्रों की या दलितों की नहीं है, ट्राइबल की नहीं है। ये 2018 में आया। उसी समय ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका संरचना भी हो रही थी। इसमें करीब 200-250 आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक कार्यकर्ता लगे हुए थे। नाम तो उन्होंने किसी और का किया, बड़े साइंटिस्ट का किया, लेकिन ये ड्राफ्ट जो है वो ओरिजिनल कंसेप्ट जो है और वो जो पॉइंट्स जो डाले गए हैं, ये तो आरएसएस के प्रचारकों ने डाले। और किसी भैया ने सुबह बात करते हुए बताया कि अगर ये सरकार की पॉलिसी होती तो ये संसद में ले जाते, बहस करते। इनको मालूम है कि ये इस पॉलिसी पे एक भी मिनट बहस नहीं कर सकते, इनकी एक भी एलिमेंट ऑफ पॉलिसी को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनको मालूम है इनका जो आप हिंदी में कहते हैं धुआं उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा अगर ये कहीं भी डिबेट करेंगे। इसलिए ये बैकडोर थे, इन्होंने अपने कैबिनेट में पास किया और उसको बोला कि इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसको दी? राज्यपाल। केंद्र की सरकार है, हर राज्य में राज्यपाल बनाने का अधिकार इनको है, ये उनके लोग। क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। आपको बताऊं कि सभी राज्यों में शुरू हो गया कि अरे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो वाइस चांसलर को बुलाया, उन्होंने कहा तुम इम्प्लीमेंट करो। तो बाईपासिंग गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब है कि एजुकेशन पे जो भी बदल करने हैं, चेंज करने हैं, वो चेंज स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से होगा। इम्प्लीमेंट करना उनको है, लेकिन उन्होंने ये बाईपास की। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि अब चांसलर जो है या राज्यपाल जो है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होगा। तो एक तरफ जो है ये जो क्या बोलते हैं आप, शैक्षिक क्रांति, शिक्षा में जो क्रांति हो रही थी इन बड़े विचारकों के कारण, समाज सुधारकों के कारण, उसको ये रोकना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक आंध्रा का और एक तमिलनाडु का, ये एग्जाम्पल ये दिखाते हैं कि ये लाख कोशिश कर रहे हैं, इसका विरोध होगा, इनको ऐसा वॉकओवर नहीं मिलेगा। केरल भी वही कर रहा है, उसके अलावा राजस्थान जहाँ कांग्रेस की जगह नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो उसको बढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में काम शुरू हुआ है, एक कमेटी बनी मशीन करके, फिर उसमें कुछ लोग बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला। भारत गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई है जो कि वो ये तय करेगी कि इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये तो
मार्केटर कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है, रिपोर्ट दी हुई है। ये नई कमेटी को उन्होंने ये बोला है कि आप पूरी एक्टिविटीज जो है किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे उसको 3 भाग में बांटें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसमें पैसा नहीं लगना है, मीडियम टर्म जिसमें थोड़ा पैसा लगना है, लॉन्ग टर्म जिसमें पैसा लगना है। अब अगर ये सरकार इस पॉलिसी को लागू करने के लिए कितनी उत्सुक होती या आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर वो कमिटेड होती तो फिर वो पैसे का इंतजाम करते। अभी तक इन्होंने बजट में एक्सेप्ट वो शिक्षा आयोग उसके लिए 400 करोड़ का प्रोविजन किया, उसके अलावा प्रोविजन नहीं किया। और जो भी खर्चे के जो मामले हैं यहाँ पे खर्चा होने वाला है, चाहे स्कूल के क्लस्टरिंग हो, क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल हो, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हो, ये सब जिसमें पैसा लगने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगने वाला है, ये सब की जिम्मेदारी उन्होंने स्टेट पे डाल दी। अब स्टेट एक सीधा सवाल पूछ सकते हैं तो भाई अगर ये हमको करना है तो हम अपने तरीके से करेंगे ना, तुम कैसे बताओगे। और इस सरकार पे एक सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं दोष दिया जाता है वो ये है कि हर चीज को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, पावर पूरा सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कोई भी काम। और इन्होंने आज तक जो भी पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए हाथ मिली है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग सिस्टम को नेस्तनाबूद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। चाहे आप डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, 85% करेंसी को सिस्टम से निकाल दिया। लोग उस समय सब्जी, फल, किराना नहीं खरीद पाए। लोगों के पास जो पैसा था उसको जमा करने के लिए बैंक की लाइन में खड़े रहते थे 4-4 दिन, 5-5 दिन। कई लोग मर गए, 100-200 लोगों की जो डेथ हो गई लाइन में लग के। इसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। मेरी क्लास को, हाई क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आपको मालूम जीएसटी का वही हुआ, 2-3 महीनों में ही उन्होंने 3-4 चेंजेस कर डाले। मतलब पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले एक फुल थॉट देना वो नहीं किया है, सोचा नहीं। कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या हो, इनको है कि आपको क्या लागू करना है। जब मैकॉले ने बोला कि इनको हम संस्कृत में शिक्षा नहीं देंगे, बंद किया, फिर तब से उससे चिड़े हुए हैं। जब उसने बोला कि ब्राह्मणों को पढ़ाओ, अब इन्होंने खुश होना चाहिए कि ब्राह्मणों को तो पढ़ा रहे हैं, हम भी ब्राह्मणों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उनको संस्कृत शिक्षा जरूरी चाहिए। आप मौका मिला तो उन्होंने उसको डाल दिया। तो ये अपने जो मुद्दे होते हैं, एजेंडा होता है, उसको छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है। और ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी कि ये पॉलिसी आपके खिलाफ है। सिर्फ खिलाफ है ये समझ के नहीं चलेगा, इसके खिलाफ आपको काम करना पड़ेगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए आपको सरकारों के, और सरकारों को मजबूर कर, भारत गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट करने जा रही है और अगर आप उस सरकार को ये नहीं बताते हैं कि आप इसके विरोध में हैं, तो वो सरकार आगे रास्ते जाएगी ना। उसको रोकना है तो ये आंदोलन है। हम लोगों ने तो ये एक कीड़ा उठाया है, जैसा सबने बताया कि हम लोग 2018 से इसमें काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले बहुजन शिक्षा नीति कैसी हो उसका एक चालू करता, उसके बाद उल्लेख में जब रिपोर्ट किया हम लोगों ने उसका विरोध किया, हम लोगों ने लेटर लिखे। एक लेटर था जो हम लोगों ने लिखा था, जिसमें हम लोगों ने एक और लिखी लिखा था। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स है या कमियां हैं उसका विश्लेषण नहीं है। ये कहां से शुरुआत करते हैं, इनको जो चाहिए वो संस्कृत का एजुकेशन, और संस्कृत में जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाना चाहते हैं। संस्कृत में जो चीजें हैं उसका आज की परिस्थिति में कोई इस्तेमाल नहीं। आपको मालूम होगा जेएनयू में एक मुस्लिम जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट से सिलेक्ट हो गया था, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, और उसको बोला कि तुम हम पढ़ेंगे नहीं। एक संस्कृत में पीएचडी करने वाले बंदे को बोलते कि तुम उसके पढ़ेंगे नहीं। तो ये इनकी मानसिकता है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं हम तो संस्कृत पढ़ लेंगे और कहीं टीचर बन जाएंगे, तो ये एग्जाम्पल संस्कृत में जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं देता। आपको क्या चाहिए? टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज,
हायर एजुकेशन, और उस हायर एजुकेशन के लिए टेक्निकल नॉलेज के लिए जरूरी है कि आपका स्कूल एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। जब हम पढ़ते थे तो स्कूल एजुकेशन लोकल लैंग्वेज का, जैसे मैं एमपी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा हिंदी में एजुकेशन था, लेकिन हमको पहली कक्षा क्लास 1 में हमको इंग्लिश पढ़ाई जाती। तो जब मैं सीआरसी में पढ़ने के लिए आया मुझे कुछ नहीं लगा कि कोई दिक्कत है। देखो टीचर हिंदी में लेक्चर दे या इंग्लिश में लेक्चर दे, हमको सेम लगता था, क्योंकि हम लोग काम करते थे, लैंग्वेज पे काम करते थे। आज क्या हो गया कि इंग्लिश पढ़ो, एक ड्रॉबैक है उसमें। छोटा बच्चा जो घर में मराठी बोलता है या हिंदी बोलता है, जब उसको उसकी टीचर इंग्लिश में पढ़ाती है उसको 4 महीने समझ में नहीं आता, वो उस भाषा में समझा नहीं सकता। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि ऐसे गरीब घर के बच्चे जिनको घर में इंग्लिश का वातावरण नहीं मिलता है, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चे एजुकेशन में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज आपकी उतनी अच्छी नहीं हुई तो फिर आप ऊंचाई तक नहीं जा सकते। किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए जरूरी है कि आप विषय को समझें, और विषय को कैसे समझेंगे? भाषा से समझेंगे। तो भाषा पे आपको प्रभुत्व चाहिए। तो इसलिए अगर ये 2 तरह की शिक्षा, तो दोनों भाषाओं में 3 भाषाओं का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, लेकिन अगर इन तीनों भाषाओं में आपकी पारंगतता हो जाए 12th तक, तो आप फिर चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी में पढ़ना है, आगे इंग्लिश में पढ़ना है, या मराठी में पढ़ना है, तेलुगु, तमिल, किस भाषा में पढ़ना। बंधन नहीं होगा। अगर आपका प्रबंध है तो आप नहीं है। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन डालने लगे कि हम गरीबों के लिए मराठी मीडियम के स्कूल रखेंगे, हिंदी मीडियम के स्कूल रखेंगे, प्राइवेट जहाँ पे ज्यादा पैसा दिया जा सकता है वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होंगे, हम उनको रेगुलेट नहीं करेंगे। रेगुलेशन कहाँ होगा? यहाँ होगा, जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि जो गरीब बच्चा है, जो कुछ समझ नहीं सकता, उसको इस कारण इस तरह बर्बाद कर दो कि वो कल सिर्फ आपके फैक्ट्री में या आपके खेत में, आपके घर में काम कर सके, उसके ऊपर का नहीं। आज ये जिन बच्चों को मैं गरीब घर के बच्चों की उदाहरण दे रहा हूँ, ये किसी मॉल में सेल्समैन बन सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं। आप जाइए ना, तो गरीब की एक बच्ची आएगी, आपके पास खड़ी हो जाएगी, सर क्या ले रहे हैं, और वो आपको फॉलो करती रहेगी आज आप खरीदने नहीं जाते हैं। कई लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनका भविष्य क्या है? 4,000, 5,000, 6,000 की सैलरी है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, साफ सफाई भी उनको करना है, सेल्स भी प्रमोट करना है, सामान उठाना है, करना है, रखना है। अगर ये लाइफ ऑफ डिग्निटी है तो फिर तो धोखा है। अगर आप समझते हैं कि एक बच्चा जाके ऐसे मॉल में काम करे, किसी बड़े होटल में काम करे और उससे उसको लाइफ ऑफ डिग्निटी मिलेगी, धोखा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये है। और ये जो खतरे हैं, ये खतरे आपके पॉलिसी में किस तरह से दूर होंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम के जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होंगे, उस पर विचार होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसलिए हम लोगों ने सभी चीजें देख के एक लिस्ट है, तो आपको एक लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझते हैं कि आज की परिस्थिति के प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है कि शिक्षा में स्टेट फंडिंग बहुत कम हो गया। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है प्राइवेट एडेड कॉलेज के नाम पे अपना 20% का बजट देती है, और उससे बड़े बड़े शिक्षा महर्षि खड़े हो गए, स्कूल कॉलेज कॉम्प्लेक्सेस बन गए, और अब उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट करना शुरू किया। जैसे बहुत एग्जाम्पल है कि वो एक स्कूल है जहाँ पे करीब 400 बच्चे एक क्लास में पढ़ गए, 400 बच्चे पढ़े, और उन्होंने ऑल ऑफ सडन बोला कि आप हम ये जो है नो ग्रांट बेसिस पे हम शिफ्ट हो गए, ग्रांटेड में नहीं, क्योंकि फीस कम है ग्रांटेड। नो ग्रांट में आपको कितना भी कमाने की छूट है। अगर जो गरीब का बच्चा है वो अगर 4,000 रुपये महीने की फीस नहीं दे सकता तो स्कूल से बाहर जाए, क्योंकि घर के लोग बोलेंगे भैया 4,000 कमा ले, फिर बाद में पूरी हो गई। इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए खड़े हो रही है क्योंकि इनएडिक्वेट स्टेट फंडिंग। इसके
इसके अलावा स्कूल कॉलेज की जो जितनी शिक्षा होनी चाहिए उसमें नहीं है। पहले की पॉलिसी में यह था कि आपके घर के पास प्राइमरी एजुकेशन हो। आज तो ये बोल रहे कि बालवाड़ी आंगनवाड़ी में जो है वो 15 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि इनको क्लस्टर करना है। तो छोटे शहरों के, छोटे गांवों के, छोटे कस्बों के स्कूल कॉलेजेस बंद करके अगर शहरों में स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो वहां कौन पढ़ने जाएगा? जो महीने में 1500 रुपए 2000 रुपए ऑटो का या बस का दे सकता है, आप बच्चे के लिए 400 रुपए 500 रुपए महीने के ऑटो का नहीं दे सकते, तो क्या आप 15 किलोमीटर दूर भेज सकेंगे? जबकि आज ये पॉलिसी है कि 2-3 किलोमीटर के अंदर में स्कूल का एडमिशन मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब जो आज आपको जो भी सुविधा मिल रही है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पॉलिसी ये तो SC/ST OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। उसके भी अलावा एक और चीज है कि जो बच्चा पहली में एडमिशन लेता है 12वीं तक आते आते आधे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि हमको क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, लेकिन कैसे? स्ट्रैटेजी में रास्ता नहीं है। और ये 50% पॉपुलेशन जो एजुकेशन के बाहर हो जाती है वो करती क्या है? यही छोटे मोटे धंधे लगाती है, साफ सफाई का काम करेंगे, लेबर बनेंगे, कहीं कुछ करेंगे, लाइफ ऑफ डिग्निटी नहीं मिलती। जो देश अपने आधे ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से बर्बाद होने देना चाहता है, क्या वो विश्व गुरु बन सकता है? आप बताइए। तो ये विश्व गुरु बनेंगे हम, ये सत्य बात दिखा रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। एक और जुमला है इनका कि ये इंडिया जो है वो हायर एजुकेशन का हब बनेगा। इनको ये मालूम ही नहीं है कि अगर हायर एजुकेशन का हब बनना है तो क्यों बनना है? वहां पर पहले से डिस्कशन की, कॉन्फ्रेंसेस की, चर्चा की, एक लेगेसी, वहां पे साइंटिस्ट बनता था ना, तो वो अपने जो फाइंडिंग है उसको अप्रूवल देने की जाके सबको बताता था, लेक्चर देता था हर देश में जाके, उसके राज्यों में जाके वहां के पढ़े लिखे लोगों को, साइंटिस्ट को, लोगों को बुलाता था कि भैया मेरी ये फाइंडिंग है, आपको क्या लगता है? पूरे दिन से चर्चा करते थे। ये तो संसद में पॉलिसी की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी 2-2, 3-3 साल, 800 साल, 1200 साल की लेगेसी है। वहां पॉपुलेशन कम है लेकिन टीचर की बहुत वैल्यू, उससे भी ज्यादा आपसे फीस लेंगे, आज तक में जाइए अंडर ग्रेजुएट के लिए फीस लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको वहां पर नौकरी भी मिलती है। इंडिया में आपका फीस तो ले लेंगे आप, लेकिन इंडिया में नौकरी ना देंगे। वहां जब बाहर से बच्चे आते हैं, जैसे मैं शेफील्ड यूनिवर्सिटी में था, उस समय लोग कहते थे कि 50,000 बच्चे, जिस सिटी की पॉपुलेशन 4 लाख थी, उस सिटी में सिर्फ शेफील्ड यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चे पढ़ते थे। एक शेफील्ड प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी, शेफील्ड यूनिवर्सिटी, जो कि स्टील मिल को मदद करने के लिए नंबर 1 मानी जाती थी उस समय विश्व में। उस यूनिवर्सिटी में 80,000 बच्चे पढ़ते थे। कब? 1996। हमारे आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे के एडमिशन कितने हैं? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी मिला के, कुल मिला के उनके पास 5,000 बच्चे। हम, मैं एनआईटी में हूँ, एनआईटी नागपुर में टोटल बच्चे जो हैं वो 4,000। आप यूनिवर्सिटी से, हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ नहीं कर, लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लेवल का वो नॉलेज देते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैसिलिटी है, माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट है कि रोग को बर्बाद करो। बच्चा फेल हो गया, ऐप डाल दो, और फिर उसको 4-4 मार्कशीट लेके वो हर बार जाता है। वो लोग सीधा सीधा ग्रेड कार्ड देते हैं, पास हो गए, एक शीट है, ये सब्जेक्ट किया आपने, ये आपका परफॉर्मेंस है, जब पास किया तब का परफॉर्मेंस आ गया, फेल नहीं।
आपके मार्कशीट में फेल का लगा हुआ बट्टा आप पूरी जिंदगी ढोते हैं, और जो ज्यादा बार फेल होते हैं ना वो तो शर्म आती है उनको मार्कशीट दिखाने में। तो ये आपको एक गिल्ट का फीलिंग देते हैं। कोई भी आदमी आप समझते हैं आपकी गलती हो जाती है गिल्टी, तो उस दिन आप बहुत परेशान रहते हैं, और ये आपको बार बार याद दिलाते हैं कि अरे तुम किसी लायक नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो। ये मैकॉले को कहते हैं कि इन्होंने क्लर्कों की भीड़ बनाई, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास जो संस्कृत में जो ज्ञान है वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक शेल्फ में आ जाएगा, और वो लाइब्रेरी होगी कई स्टोरी, कई रूम, कई हॉल। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में था 2007-8-9 में मैं लाइब्रेरी जाता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एंड से जैसे कॉरिडोर था, एक एंड से दूसरे एंड जाने के 12 मिनट पैदल। इसका मतलब है कि वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइब्रेरी थी, मल्टी स्टोरी थी, वो हेरिटेज बिल्डिंग। और उन्होंने वहाँ डिजिटल बुक्स भी रखी है, और उस समय की बुक छपी बुक रखी है। अगर मुझे उस लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढनी है, मुझे सिर्फ लेके जाना है और उनको दे देना है, या फिर एक ईमेल डाल देना। वहाँ से उनके पास ईमेल डालते हैं कि जीवन बुक के जरिए प्लीज कॉन्टैक्ट काउंटर। मुझे वहाँ जाना है, किताब लेनी है, 10 दिन की 15 दिन की जो हम वापस करेंगे उस समय एक रिमाइंडर है। अपने यहाँ तो लाइब्रेरी के लिए आप किसी भी कॉलेज में जाइए, कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसे में ये समझते हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। इसके अलावा चीजों को उल्लेख करूंगा और फिर समाप्ति के तौर पर आरटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन लाइफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? 50% रिजर्वेशन है SC ST OBC की। इन्होंने बोल दिया राइट टू एजुकेशन, और रिजर्वेशन कितना है? 25% सीटें जाएंगी, 25%, और उसमें से आधी सीटें SC ST OBC के लिए है और आधी है EWS के लिए, गरीबों के लिए। रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जाति आधार पे, क्योंकि जाति आधार पे आपकी प्रताड़ना हुई है। तो आरटी में इन्होंने क्या प्रोविजन किया? 50% का जो है उसको 12.5 पे ला दिया, और ये बोलते हैं ये राइट टू एजुकेशन है आपका। और अब जो है वो चाह रहा है 0%। अगर ये कर दिया ये 0% हो जाएगा, आपका पार्टी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक मुद्दा और है जो लूंगा फिर नीट के बारे में। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, आप जानते हैं नीट है मेडिकल के लिए, नीट पीजी है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, AIEEE पहले होता था, अभी JEE है इंजीनियरिंग के लिए, ऐसे मैनेजमेंट के लिए है, सभी के लिए। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ये सेंट्रलाइज एडमिशन का प्रोसेस, ये सेंट्रलाइज एडमिशन की प्रोसेस जो है ये पूरे एजुकेशन में लाना चाहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं कि तुम भी सेंट्रलाइज एडमिशन करो। अब 50 इंस्टीट्यूट का सेंट्रलाइज एडमिशन करना एक अलग चीज है, और महाराष्ट्र की 20-25 यूनिवर्सिटी का सेंट्रलाइज एडमिशन करना, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास स्टूडेंट हैं। ये सेंट्रलाइज एडमिशन डेटा प्रोसेस करने के लिए इनके पास कंप्यूटर नहीं रहेंगे। आज जब ये एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं इंजीनियरिंग का, उसी में इतनी गड़बड़ होती है इंजीनियरिंग का, जिसमें कि इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र के 4-5 लड़के जो है SWE देते हैं, उसमें अगर ये गड़बड़ हो सकती है तो 1 करोड़ से ऊपर जब बच्चे जाएंगे तो क्या हाल होगा? ये सिस्टम नहीं बनाते, ये सिस्टम बिगाड़ते हैं। ऐसी एक प्रोविजन इन्होंने किया था एजुकेशन में कि जो आपकी स्कॉलरशिप फ्रीशिप है वो डिसबर्स होगी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से, DBT सिस्टम से। और इन्होंने जब 2017-18 में इसको लागू किया
तब से 2-3 साल तक वो सिस्टम ठीक से काम नहीं करता था और हजारों बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं डिस्पर्स हो सकी। अभी बीच में आंकड़ा आया था महाराष्ट्र के पार्टी में आरटीआई कल के कुछ लोगों ने आरटीआई में डाटा मांगा तो मालूम पड़ा कि नागपुर मंडल में डिवीजन में 10 जिलों में 86,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और उसमें से सिर्फ 46,000 लोगों को 86,000 में से 46,000 लोगों की स्कॉलरशिप रिलीज हुई है। लगभग 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? डिनाई किया। आज प्रोविजन क्या है? आज है प्रीशिप स्कॉलरशिप का है, लेकिन सिर्फ ये डीबीटी सिस्टम के थ्रू उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि 40,000 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रीशिप नहीं मिल पाई। अगर वो गरीब घर के हैं, क्योंकि आपको अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में प्रीशिप स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए साल। 2.5 लाख साल की इनकम मतलब 20,000 रुपये महीना। अब आप बंबई में रहते हैं, आप जानते हैं कि आपका यहाँ का रहने का खर्च कितना है। या 20,000 रुपये में 4 लोगों की 5 लोगों की फैमिली 2 टाइम भरपेट खाना भी खा सकती है? नहीं खा सकती। तो सबसे पहले आप क्या चीज छोड़ेंगे? सबसे पहले वो चीज छोड़ेंगे जिसको पैसा गिन के देना है। पैसा गिन के किसको देना है? स्कूल में जाएंगे तो पैसा देना है, बस में बैठना है तो पैसा देना है, सामान खरीद के जाना है तो पैसा देना है। तो आप बोले भाई है ही नहीं पैसा तो कहाँ से देना? तो आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते से जाने बंद कर देंगे ना कि भाई पैसा लगता है। और ऐसे इसीलिए तो ड्रॉप आउट होते हैं। गरीब के बच्चे इसलिए ड्रॉप आउट होते हैं। थोड़े दूसरे कारण होते हैं, सामाजिक कारण हो सकता है, कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर तो आर्थिक कारण है। और अगर आर्थिक रूप से सरकार आपको मदद नहीं करती है या ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसका इम्प्लीमेंटेशन करना बड़े मुश्किल हो, यानी इम्प्रैक्टिकल पॉलिसी अगर बनाती है तो नुकसान किसका होगा? आपका। सरकार तो हमने पॉलिसी बनाई और ये सरकार तो जुमले देखने में कितनी आगे आप जानते हैं, बड़े बड़े शब्दों के जाल देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट है, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि स्कूल की फीस को 40-50,000 लोग ट्यूशन लगाते हैं, 11-12 के लिए भी ट्यूशन लगाते हैं, है ना? अगर 40-50,000 रुपए अनएडेड स्कूल की ट्यूशन की फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए साल की होती है ना? अब ये जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? सस्ते ट्यूशन में जाते हैं। और सस्ते ट्यूशन में जो सक्सेस रेशियो कितना है? 1:100। उनके 500 में से 5 लड़के निकलते हैं और जो ज्यादा पैसा लगता है वहां पे हजारों में से 150-200 निकल आते हो। तो ये 2 तरह से मार जाए। एक, आप पास नहीं हो पाए तो आप नहीं पढ़ पाए अच्छे कॉलेज में, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि आप ये पूरी जिंदगी दिमाग में लेके चलते हैं कि आप SEE, JEE, नीट नहीं निकाल पाए। इसका मतलब आपके मन में अपने आप एक हीन भावना भर दी जाती है। ये प्रोसेस है जो कि आपके मन में एक हीन भावना भर दी जाती है। तो बच्चे को लगता है यार नहीं, मैं उतना कैपेबल नहीं, फिर वो अपने हक की लड़ाई उस तरीके से नहीं लड़ता। जैसे हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं क्या अपना समाज तो इतना गरीब है, कैसे लड़ेगा इस लड़ाई? और एक जस्टिस है, रिटायर्ड जस्टिस है कोर्ट से पाटिल, वो कहते हैं कि अगर कोई समाज क्रांति ला सकता है इस देश में वो अम्बेडकरी समाज। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब की लेगेसी के कारण जो आप में जोश है, जुनून है, अपने हक के लिए लड़ने की जो एक क्या कहते हैं आदत है, वो आदत को समझते हैं। लेकिन दूसरा समाज वो उस आदत का नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये पीड़ा हम लोग उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इसका जितना होगा उतना विरोध करेंगे। अब मैं आता हूँ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट क्योंकि नीट के नाम से जाना है, ये तमिलनाडु का एक एग्जाम है। उन्होंने बोला कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट हमारे खिलाफ जा रहा है। अब सिर्फ जाना है बोलने से नहीं होगा। उन्होंने एक जस्टिस देकर राजन कमेटी, उस कमेटी ने 150 पेज का एक
और उसकी जो फाइंडिंग है वो मैं आपको बताऊँ, फिर थोड़े मैं शेयर करूंगा। उन्होंने 2 तरह के बच्चों के बारे में बात की है और 3 तरह के कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, 2 तरह के बच्चे कौन है? जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। और ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़े हैं? जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, पैसा है। और तमिल में कौन पढ़े हैं? जो गरीब घर के हैं, छोटे गांव के हैं, छोटे कस्बों के हैं। ठीक है, उनका कहना है कि 2010 से 2021 तक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। तो 2010 में जो एडमिशन एमबीबीएस में एडमिशन मिला, टोटल एडमिशन जो मिला वो मिला था 80% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले लड़के पास हुए और 20% लड़के हुए थे तमिल मीडियम वाले पास। तो ये जो भाषा के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ये उसका उदाहरण है। इंग्लिश मीडियम, लेकिन उसको मैं उससे जोड़ूंगा कि आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश मीडियम में जब जा रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, पैसा है, ये वैसे बच्चे। और ये ऐसे बच्चे 20% वो बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, जो कि सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं और फिर भी विनर है। अगर 20% ही सही, ये 20% वो आंकड़ा है जो सीटें कितनी ली होंगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि हम चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इसमें से कितने बच्चे आए और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में कितने गए, प्राइवेट में कितने गए। अब आप प्राइवेट में कब जाएंगे? जब आपको पास पैसा होगा, है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हम लोगों ने लगाई थी 2003 से 2007 तक, तो प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिफ्ट तो लागू, लेकिन तमिलनाडु में शायद नहीं है या है तो कम। का परिणाम क्या है वो आपको 2010 से 11 में इंग्लिश मीडियम में जैसे 80% सीटें इंग्लिश मीडियम के लोग ले जाते थे एवरेज। वहां पर ये पाते हैं कि एमबीबीएस में जो सीटें अलॉट हुई है, 56% जो सीट रही है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले और 16% जो है वो तमिल मीडियम में पढ़ने वाले। ठीक है, अब सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में ये आंकड़ा कितना है देखिए, 24%। और तमिल मीडियम के स्टूडेंट का 3.5%। मतलब उस जमाने में जब नीट नहीं था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो गवर्नमेंट कॉलेज की 56% सीटें लेते थे और सेल्फ फाइनेंसिंग की 24% सीटें लेते। और उसी समय तमिल मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे 16% बच्चे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते थे और सेल्फ फाइनेंसिंग में 3.5%, 3.5%। क्यों? पैसा नहीं है, पैसा नहीं जाता। तो अगर यहाँ 16% सीट ले सकते यहाँ भी ले सकते है कि नहीं। 2017 में नीट लगा। अब उस समय का वो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उससे आंकड़ा बताता हूँ। टोटल जो परसेंटेज है वो 80% टोटल था इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला, परसेंटेज हुआ 98%। पहले जो 100 में से 80 सीटें लेके जाते थे, अब वो 98 सीटें ले जाते हैं। और जो गरीबों का परसेंटेज 19 या 20% से 2% पे आ गया, 2%। मतलब अब आप एजुकेशन के बाहर हैं, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज एडमिशन है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट ये देखने जाएंगे तो अब उनका 55% से परसेंटेज बढ़ के हो गया 70%। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों, तमिल मीडियम में पढ़ने का परसेंट हो गया 1.7। पहले कितना था? 16 से 1.7 हो गया 110। और ये और वाला और फाइनेंसिंग में देखेंगे, सेल्फ फाइनेंस में प्राइवेट कॉलेज में तो 0.29, 0.3%। मतलब बड़ी मुश्किल से एक आध बच्चा तो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग में जाएगा। इनका परसेंटेज जो है 24 से बढ़ के 28.5। तो अगर सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट की प्रोसेस को ऑल इंडिया लेवल पे हायर एडमिशन के लिए अगर लगाएंगे तो ये जो प्राइवेट ट्यूशन करते हैं ये और बढ़ेंगे। इस हॉल में शादी करने के बजाय ये इस तरह के कार्यक्रम होने वाले ट्यूशन चलेंगे,
लिख के बता। एक आंकड़ा और दूंगा और फिर टॉप करेंगे। जिन बच्चों ने 12th पास किया उसमें से कितने एमबीबीएस में आए, ये आंकड़े देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो रहा है। तो 2011 में जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे उनके पढ़ते थे वो थे 3,44,000, 3,44,000, 3,40,000 वो थे गवर्नमेंट स्कूल। अब नीट करने के बाद में 3,27,000 हो गए। 44,000 से 27,000, ये लगभग 17,000 की कमी हो गई बच्चों। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 2,18,000 से 2,01,000 यहाँ के नंबर कम। और प्राइवेट स्कूल में 1,52,000 पढ़ते थे 2020 में उनकी संख्या हो गई 2,50,000। लोगों ने देखा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाने से या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से आगे सक्सेस होता है या सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, तो मजबूरी आपको भेजना पड़ता है, तो भेज रहे हैं। और हर एक बच्चे के पीछे आप अंदाज लगाइए साल का 1.5 लाख, रहने खाने का करीब 1 लाख, जिस फैमिली की इनकम 2.5 लाख है, क्या बच्चे थे, एक बच्चे 2.5 लाख रुपए साल के खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। कौन कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति है कि और आप पे नहीं कर सकते यार, सुविधा तो है, अब आप लेते नहीं तो हम क्या करें। तो जैसे ही ये प्राइवेटाइजेशन होगा, स्कूल एजुकेशन का हो या हायर एजुकेशन का हो, बड़ी संख्या में जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, ये शिक्षा से बाहर हो गए। और एक बार शिक्षा से आप बाहर हो गए तो न नौकरी है, नौकरी में भी जो रेगुलर नौकरी वो नहीं, तो आपकी परिस्थिति क्या होगी? वही होगी जो उस जमाने में थी। आपके जो सुधारक हैं जिनकी तुम्हारे सामने लगी है, उन्होंने जो क्रांति की थी, तो क्रांति की दोबारा जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इस प्रतिक्रांति को, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कार्यक्रम जो ला रहे हैं, अगर आपने उसको रोकने के लिए आज हाथ नहीं खड़ा किया तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा। कौन है ऐसे लोग? इन्हीं सब के साथ करें। धन्यवाद पाटील सर, तुम्ही खूप सखोल आकडेवारी आपल्या सभेमध्ये मांडल्या त्याच्याबद्दल धन्यवाद। याच्यानंतर अध्यक्ष भाषण, या परिषदेचे अध्यक्ष भाषण आमचे गायकवाड सर करते, त्यांना विनंती आहे त्यांनी मार्गदर्शन करावं। जय हिंद। सगळ्यांकडे शिक्षणाकरता ज्याने महापुरुषांनी आपण परिश्रम केले त्यांना आदर। आमचे मित्र जगदीश नगरकर ज्यांनी शैक्षणिक आंदोलनामध्ये आम्हाला मोलाची साथ दिली, की आज आमच्यामध्ये नाही आहे, मी त्यांना श्रद्धांजली करतो। या आजच्या कार्यक्रमाची जी आयोजक मंडळी आहे त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो। विशेषतः आता सगळ्यांची नावं घेतलेली बरंच कळवेल आणि आपल्याला तुम्ही बऱ्याच वेळापासून इथं कार्यक्रम बसलेला, आपल्याला लवकरात लवकर कार्यक्रम संपत आहे, त्यानंतर
प्रश्नोत्तर कोणाच्या मनात असेल तर ते करता येईल. आम्ही आले उशिरा आले त्यांना आम्ही बाजारात गेलो होतो पण ते इथं पोहोचले आम्ही त्यांची आली मी अत्यंत थोडक्यात या प्रश्नाची उकल करण्याचा प्रयत्न केला. बहुतेक जी आपली मान्यवर मंडळी आहे त्यांनी या शिक्षण धोरणाविषयी आपल्याला सांगितलं की ते मोठे फक्त मुद्दे मांडले आपण साधारणपणे एक 20 मिनिटामध्ये आपल्याला प्रश्न काय निर्माण झाला पण पहिल्यांदा प्रश्न समजून आणि मला असं वाटते की या 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही सगळे शिक्षण तज्ञ व्हाल होणार की नाही. तुम्ही सगळे शिक्षण तज्ञ व्हाल. आता मुद्दा असा आहे की 2014 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आलं. 2014 मध्ये जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा त्यांनी त्यांचे अनेक अजेंडे राबवले. राम मंदिराचा अजेंडा आहे, 370 कलमाचा अजेंडा आहे त्यांनी राबवला. याबरोबरच त्यांनी एक अजेंडा अजून राबवला तो म्हणजे देशाचं शिक्षण धोरण हे आमूलचूल बदलायचं, पूर्ण बदलून टाकायचं. शिक्षण धोरण जे काही शिक्षण धोरण आहे ते बदलून टाकायचं आणि त्यांनी कोणत्याही प्रकारची अधिक वाच्यता न करता 2015 ते 2019 या कालावधीमध्ये एक शिक्षण धोरण त्यांना जे अभिप्रेत आहे ते तयार आहे. त्याच्याविषयी आज आपण सगळे बोलत आहोत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 म्हणतात त्याला. 2019 साली अचानक आपले जावडेकर हे पिक्चर मध्ये येतात, हे रंगमंचावर येतात आणि जावडेकरांनी 2019 साली शिक्षण धोरण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019 प्रारूप हे त्यांनी लोकांसमोर सादर केलं आणि ते म्हणाले की बाबा याच्यानंतर हे शिक्षण धोरण आपल्याला एक प्रारूप आम्ही करतो, तुम्ही याच्यावर प्रतिक्रिया द्या आणि हे शिक्षण धोरण आता देशाचं शिक्षण धोरण होईल. 2020 मध्ये त्यांनी हे जे शिक्षण धोरण आहे त्याचा पूर्ण ड्राफ्ट केला. आता आपण त्याविषयी आपल्याकडे वेळ नाहीये. त्या शिक्षण धोरणाचा जो ड्राफ्ट सादर केला होता त्याला शिक्षण धोरणामध्ये बदललं आणि देशाला एक शिक्षण धोरण दिलं. त्याचं नाव आहे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि ते लागू केलं. 2020 साली हे लागू केलं. आता थोडंसं लक्षात घ्या, देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये तुम्ही आमूलचूल बदल करतात, पूर्ण व्यवस्था बदलतात. मग जेव्हा देशाच्या शिक्षण धोरणामध्ये तुम्ही संपूर्ण परिवर्तन करता मग एखाद्या देशाचं धोरण जेव्हा आपण बदलतो तेव्हा ही चर्चा कुठे झाली पाहिजे. जेव्हा चर्चा देशाचं धोरण बदलतात, तुम्ही शिक्षणाचं पूर्ण धोरण बदललंय त्यांनी, मग ही चर्चा कुठे झाली पाहिजे. आपली अपेक्षा असते की ही चर्चा देशाचं सर्वात मोठं जे विचारपीठ आहे ज्याला आपण संसद म्हणतो, पार्लमेंट म्हणतो, तिथे झाली पाहिजे. ती चर्चा देशाचं धोरण बदलण्याची चर्चा ही पार्लमेंट मध्ये झाली पाहिजे. अजूनपर्यंत 2020 ला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जरी लागू झालं तरी सुद्धा अजूनपर्यंत हे धोरण संसदेत ठेवण्यात आलं नाही, संसदेत चर्चा नाही. मग हे धोरण कसं झालं. हे धोरण जेव्हा पहिल्यांदा 2014 ला सरकार आलं, 15 ला एक कमिटी बनवण्यात आली आणि त्या कमिटीने आपल्या काही निवडक लोकांना त्यांनी घेतलं आणि प्रारूप मांडणं सुरू केलं. याच्यामध्ये कोणती मंडळी होती, हा अजेंडा कोणाचा होता. जर हा अजेंडा सरकारचा असता तर सरकारने पहिल्या दिवसापासून पार्लमेंट मध्ये या धोरणावर चर्चा केली असती. पण हा अजेंडा हा भाजप सरकारचा नाहीये, हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आहे. मग त्यांनी काय केलं की राष्ट्रीय